कारतूस बना बंदूक। कारतूस जानते हैं ना, बंदूक के बगैर वो बेकार, वैसे ही कारतूस ना हो तो बंदूक कबाड़। मगर कई बार ये कारतूस अपराधी भी बनते हैं। कैसे? तो वो तो आपने सुना होगा ना कि लोहे को लोहा काटता है। तो इसी तरह एक अपराधी को मात देने के लिए कई बार पुलिस दूसरे अपराधी को संरक्षण देती है। मतलब नया अपराधी पुलिस की बंदूक में भरा हुआ एक कारतूस होता है जो पुराने शातिर अपराधी पर चलाया जाता है। राजनीति के अंडरवर्ल्ड में कहानी ऐसे ही पुलिस के कारतूस की जो खुद में बंदूक बन गया। ये कारतूस इतना शातिर निकला कि पहले तो पुलिस की बैरल में चला, लेकिन फिर सियासी चोला ओढ़कर खुद में बन गया खतरनाक हथियार और गैंगस्टर बन गया सफेद पोश राजनीतिज्ञ। आज का प्रयागराज तब इलाहाबाद था, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का शहर, जो पावर, पॉलिटिक्स, प्रशासन, पढ़ाई का केंद्र हुआ करता था। जिस शहर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, जिस शहर की फिजा ने देश को न जाने कितने प्रशासनिक और पुलिस ऑफिसर्स दिए, जिस शहर ने पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिया, जिस शहर की आबो हवा ने अनगिनत कवियों, साहित्यकारों और फनकारों को जन्म दिया, जिस शहर की कोचिंग और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने देश को बनाने के लिए शिल्पकार की भूमिका अदा की, उसी शहर ने एक ऐसा क्रिमिनल, गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, डॉन, माफिया भी दिया जिसके नाम की दहशत दशकों तक बरकरार रही। क्राइम की दुनिया की शायद ही कोई धारा बाकी हो जिसे इस क्रिमिनल ने धारण ना किया हो। इसके अपराध का सिक्का प्रयागराज ही नहीं, आस पास के कई शहरों से लेकर बिहार तक में चलता रहा। अपराध के राजनीतिकरण का, या यूं कहें अपराध के रास्ते राजनीति के संरक्षण में खुद राजनीतिज्ञ बन जाने वाला एक और नाम, अतीक अहमद। वो अपने दुश्मनों को 20 सड़क दिन दहाड़े दौड़ाकर मार देता है। उससे जिस किसी ने दुश्मनी की हमेशा महंगी पड़ी, या तो जान गई या तो जमीन। महंगी गाड़ियों और अत्याधुनिक असलहों का तो वो जैसे दीवाना हो। मूंछों पर ताव देने का शौकीन वो किसी फिल्मी गुंडे की तरह खूंखार दिखता है। उसकी आंखों में मानो हमेशा खून तैर रहा हो। आंखों में आंखें डालकर बात करना समझो मौत को दावत देना। कद उसका सिर्फ 5 फुट 6 इंच, लेकिन दुस्साहस मानो शिखर से भी ऊंचा। बचपन अभाव में बीता, बड़ा हुआ तो छीन लेना शायद उसकी फितरत बन गई। संपत्तियों की कौन कहे, वो लोगों की सांसें भी छीनने लगा। जब नाबालिग था तभी हाथ खून से रंग गए। एक बार जब इस रास्ते आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकदमों की फहरिस्त मानो खुद से मंजिल की मियाद पूछती हो, कब तक, कहां तक। पिता घोड़ा दौड़ाता था, सवारी बैठाता था, उससे मिले किराए से परिवार चलाता था। बेटे ने सीधे घोड़ा चलाना शुरू किया। घोड़ा यानी तमंचा। तमंचे का घोड़ा खींचकर उसने अपराध के रथ का घोड़ा दौड़ा दिया। रक्त रंजित पथ पर दौड़ते इस रथ का सारथी अतीक था। इस तमंचेबाज अतीक के इस आपराधिक रथ पर उसने राजनीतिक कवच चढ़ा लिया। फिर क्या, आतंक और वसूली का नया पर्याय बन गया। आतंक, सियासत और ग्लैमर का दूसरा नाम बन गया था अतीक। अत्याधुनिक असलहे, विदेशी गाड़ियों का भरपूर प्रदर्शन, घर में विदेशी नस्ल के खतरनाक कुत्ते पालने से लेकर काफिले में हमर नाम की करोड़ों की गाड़ी का होना डॉन के रुतबे को बरकरार रखता था। यह 1970 का दशक था, जब गोरखपुर से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंग और गैंगवार की गूंज थी। तब का इलाहाबाद किताब के पन्नों में भविष्य के सपने सजोए पढ़ाई लिखाई का केंद्र हुआ करता था। पूर्वांचल के पिछड़े जिलों की तरह इलाहाबाद में भी विकास की तमाम योजनाओं पर काम चल रहा था। इसके साथ ही छात्र नेताओं और स्थानीय दबंगों में किसी भी तरह दौलतमंद बनने की ललक और लालसा उन्हें लालच दे रही थी। ये वही दौर था जब श्रावस्ती जिले से आकर इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में बसे फिरोज तांगेवाला का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल होने के बाद पिता की तरह मेहनत मजदूरी के बजाय
मक्कारी और मवाली गिरी की बदौलत जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देख रहा था। पिता फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाकर किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। कहते हैं कि अतीक का पढ़ाई से 36 का आंकड़ा था और उस पर से वो बचपन से ही गुस्सैल था। ना सुनने की उसे आदत ही नहीं थी। शायद यही वजह थी कि सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में 1979 में उसके ऊपर पहली बार हत्या का इल्जाम लगा। फिर अतीक अपराध के उस रास्ते पर चल पड़ा जहां गुनाह ही उसका गॉड था। देखते ही देखते गुनाह दर गुनाहों ने अतीक को गुनाहों का गॉडफादर बना दिया। रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी का धंधा चल निकला और उसकी जुबान से निकली हर बात पत्थर की लकीर होने लगी। जिसने भी उस लकीर के आगे या लकीर खींचने की हिम्मत या हिमाकत करनी चाहिए, वो उसकी हलक से खींच लेता। अतीक ने जब अपराध का रास्ता अख्तियार किया तो उस वक्त इलाहाबाद के इलाके में तब चांद बाबा नाम के गुंडे की तूती बोलती थी। खौफ इतना कि पुलिस उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। गुंडागर्दी का ककहरा सीखने या सपना देखने वालों के लिए चांद बाबा का गैंग उनकी पहली पसंद और पाठशाला थी। उस समय अतीक का आइडल चांद बाबा ही था। वो उसी की तरह बनना चाहता था। पूरे इलाके पर एक छत्र राज करने की चाहत लिए वो जैसे जैसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया, चांद बाबा को पीछे छोड़ता गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब अतीक ने चांद बाबा को न सिर्फ राजनीति के मैदान में पटकनी दी, बल्कि कुछ ही दिनों बाद आरोप लगा कि अतीक ने चांद बाबा की जिंदगी भी छीन ली। अतीक दुस्साहसी तो था ही, लेकिन उसकी शातिर चालों ने उसे बहुत कम वक्त में बड़े गुंडे का तमगा दे दिया। वो अब चांद बाबा को सीधी चुनौती देने लगा और इसके पीछे अतीक की वो शातिर चाल थी। जब चांद बाबा जैसा मझा हुआ अपराधी से भाप नहीं पाया, दरअसल अतीक का नेताओं के बीच उठना बैठना और फिर पुलिस के साथ संबंधों ने चांद बाबा की मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ अतीक की आंखों में अब चांद बाबा और गैंग अखर रहा था, तो दूसरी तरफ चांद बाबा से परेशान पुलिस और कुछ पॉलिटिशियन उसकी काट के लिए अतीक को आगे करने में लगे थे। ये वो दौर था जब बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडागर्दी के बूते राजनीति के गलियारे में पहुंच की परिपाटी परवान चढ़ने लगी थी। शातिर दिमाग अतीक को इस ताकत का एहसास शायद बहुत पहले हो गया था। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और साल था 1986। इलाहाबाद में चांद बाबा और उसके गैंग को हाशिए पर लाने के बाद अतीक अब मजबूत हो चुका था। उसकी पैठ और पांव सियासी गलियारे में जमने लगे थे। उसी दौरान किसी केस के सिलसिले में पुलिस अतीक और उसके गुर्गों की तलाश कर रही थी। तभी अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसी समय अतीक के लिए इलाहाबाद के एक नेता जो सांसद थे, उनके जरिए दिल्ली से लखनऊ वाया इलाहाबाद कराए गए एक फोन ने अतीक के आतंक की बुनियाद रखी। अतीक पुलिस के सिकंजे से छूट क्या गया। उसने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की ठान ली और यहीं से अतीक ने दुश्मनों के लिए ठोको नीति की नींव डाल दी। कहते हैं इलाहाबाद में अतीक के आतंक के आगाज से चांद बाबा अपराध की दुनिया का अतीत हो गया। अपराध की दुनिया में हर दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूता अतीक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई, लेकिन अतीक उनकी सोच से कहीं आगे की सोच रहा था। पुलिस से लुका छिपी का खेल खेलते खेलते अतीक एक दिन यकायक बुलेट से कचहरी पहुंचा और पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन बाहर अतीक के लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति का माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उस नेता की भी शय थी। अतीक करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आया और फिर खुद को बचाने के लिए पॉलिटिक्स की आड़ का जुगाड़ बनाने में जुट गया। ये वाकया 1986 से लेकर 1989 के बीच का रहा होगा। इस दौरान 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भरा और फिर जो हुआ वो सालों साल होता रहा। 1989 में विधानसभा चुनाव में एक तरफ अतीक अहमद तो दूसरी तरफ चांद बाबा। अतीक अहमद ने आखिरकार चांद बाबा को मात दी और निर्दलीय विधायक बन गया। अपराध को सियासत की छाया मिली और अतीक साए की तरह चांद बाबा और उसके गैंग के पीछे पड़ गया। कहते हैं कि चुनाव नतीजे के कुछ ही महीनों बाद 1989 में ही चांद बाबा की सरेराह भीड़ भाड़ वाले बीच रोशनबाग चौराहे पर कत्ल हुआ। जब सरगना ही ना हो तो फिर गैंग का वजूद क्या।
बस यहीं से अपराध में चांद बाबा के युग का हमेशा के लिए खात्मा और अतीक के आतंक का दौर शुरू हो गया। कहते हैं उस समय अतीक की दहशत इतनी थी कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर कोई प्रतिद्वंदी किसी पार्टी से टिकट लेने से कतराता था। शायद यही वजह रही कि अतीक निर्दलीय चुनाव जीतता रहा, 1991 हो या 1993। ये दौर उत्तर प्रदेश में भले ही सियासी अस्थिरता और जोड़ तोड़ का रहा हो, लेकिन अतीक के अपराध और राजनीति के कॉकटेल के लिए ये स्थिरता का समय था। उसके सामने किसी की कोई चुनौती नहीं थी, या यूं कहे किसी के पास अतीक को चुनौती देने की ना तो हिम्मत थी और ना ही हौसला। तब जनता दल से टूटकर बनी समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपनाया और 1996 में सपा का टिकट दिया। अब अतीक सपा का नेता और विधायक था और उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। वो लगातार चौथी बार विधायक बना था। अपराध की दुनिया में शहमात का खेल खेलते खेलते अतीक अब सियासी शतरंज की चाल को बखूबी समझ चुका था। खुद मोहरा बनने की बजाय अब वो मोहरे बनाने लगा था। अब उसकी सियासी चाहत लखनऊ छोड़ दिल्ली के लिए ललचाने लगी थी। मौका देखकर उसने 1999 में अपना दल का हाथ थाम लिया और प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ गया। हालांकि नई जगह और नया समीकरण वो सेट नहीं कर पाया, चुनाव हार गया। लेकिन तब की इलाहाबाद पश्चिम सीट तो मानो उसके लिए ही बनी है। 2002 में अपना दल के टिकट पर उसने पर्चा भरा और रिकॉर्ड 5वीं बार चुनाव जीत गया। लेकिन शायद दिल्ली पहुंचने और विधायक से सांसद बनने का सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। यूपी में सत्ता बदली, सरकार बनने तक उसने सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल को पल भर में पराया कर दिया और मुलायम सिंह यादव की महिमा से 2004 में चुनाव लड़कर फूलपुर सीट से सांसद बन गया। जरा सोचिए, यह भी क्या इत्तेफाक है कि जिस इलाहाबाद शहर ने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, वो जवाहरलाल नेहरू इसी प्रतिष्ठित फूलपुर सीट से सांसद हुआ करते हैं। समय का फेर देखिए, तब उसी प्रतिष्ठित सीट से अतीक अहमद सांसद बन गया, जो माफिया, डॉन और गैंगस्टर से नेता बना था। माफिया अतीक 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रहा, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस दौर में भले ही अतीक सियासत में सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, लेकिन अतीक का अपने ही अतीत को छोड़ना मुश्किल हो रहा था। सियासी छत्र छाया में अतीक के बढ़ते पावर और अकूत पैसे ने उसे जैसे निर्मम और निरंकुश बना दिया था। तब उसकी नजर और हाथ जहां पड़ गए वो उसका हो जाता था, और अगर उसमें कोई बाधा बना तो उसकी दुनिया से रुखसती भी तय हो जाती थी। इस दौर में 2001 के जावेद इकबाल और पप्पू पर हमले का आरोप हो, जिसमें जावेद के बॉडीगार्ड की मौत हुई, या फिर जुलाई 2001 में ही तब भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी अशरफ को भाजपा छोड़ने की धमकी देने का आरोप हो, या फिर अक्टूबर 2002 में नसीम उर्फ नस्सन की हत्या कराने का आरोप, या फिर 2004 में धमकी के बाद भाजपा नेता अशरफ की हत्या कराने का आरोप, अतीक का खौफ अब और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। और 2004 की घटना ने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया, बल्कि यहीं से अतीक के आतंकी चूल्हे भी हिलने लगी। सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। 2004 का साल था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। तब सपा में तमाम आपराधिक छवि वाले नेताओं का जमावड़ा था। अतीक भी सपा की टिकट पर अब विधायक के बजाय फूलपुर से सांसद बन चुका था और इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो चुकी थी। हिंदुस्तान की सियासत में विरासत की चल पड़ी परंपरा को बरकरार रखने की ललक अतीक में पैदा हो गई। बस फिर क्या, अतीक ने अपने भाई खालिद उर्फ अजीम अशरफ को इलाहाबाद पश्चिम सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी मैदान में उतार दिया, और उसके सामने प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, कभी अतीक अहमद का ही दाहिना हाथ रहा राजू पाल, और उसे टिकट दिया बसपा ने। उस समय सपा और बसपा में अदावत चरम पर थी। अतीक का भाई अशरफ बसपा के राजू पाल से हार गया, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सका। यहीं से राजू पाल के कत्ल का काउंटडाउन शुरू हो गया। विधायक बनने के 1 महीने के भीतर नवंबर 2004 में राजू पाल के तब के इलाहाबाद दफ्तर के पास बम से हमला और ताबड़तोड़ फायरिंग। राजू पाल तब तो बच गया, लेकिन तब अतीक को सामने से वो भी कोई उसका चेला चुनौती दे, कब तक बच पाता। गिनती के 2 महीने बीते होंगे। अतीक के गुर्गों ने सत्ता के संरक्षण में वो किया जो किसी रियल नहीं, रील यानी फिल्मी पर्दे पर होता है।
2005 का साल और जनवरी का महीना, तारीख थी 25। अतीक के गुर्गे ताक में थे कि राजू पाल सामने से निकले तभी उस पर धावा बोल दिया जाए। जैसे ही सामने से बसपा विधायक राजू पाल का काफिला नजर आया, गुर्गों ने हमला बोल दिया। दिन दहाड़े 20 सड़क खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, जिसमें राजू पाल को कई गोलियां लग चुकी थी। हमला टारगेट करके किया गया था कि किसी भी हालत में राजू पाल बच नहीं पाए। फिर भी राजू पाल के सहयोगी उसे ऑटो रिक्शा में लेकर अस्पताल जाने लगे। अतीक के गुर्गों को लगा कि राजू पाल शायद अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाने लगे। यानी रास्ते में भी राजू पाल और उसके सहयोगियों पर गोलियां चलाई गई। समझा जा सकता है कि सत्ता के संरक्षण में कैसे सब कुछ संभव है, और ये सब दृश्य फिल्मी नहीं, हकीकत थी। विधायक राजू पाल अस्पताल पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसे करीब 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल का कत्ल किसके इशारे पर हुआ, इसे सभी जानते थे। खुलेआम एक विधायक के कत्ल ने यूपी को हिलाकर रख दिया था। कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अपनी पति की हत्या को लेकर तब के सपा सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और फरहान पर एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन जब नेता बने अपराधी को सत्ता का संरक्षण मिला हो तो भला कोई उसका क्या बिगाड़ पाता। एक बार फिर इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव की तैयारी होने लगी। सहानुभूत लहर की उम्मीद पाले बसपा ने दिवंगत हो चुके विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल पर दांव लगाया। आखिर शादी के सिर्फ 9 दिन ही बीते थे जब पूजा पाल के हाथों की मेहंदी का रंग अभी सुर्खी था, तभी उनके पति राजू पाल के कत्ल ने इलाहाबाद की धरती को खून से लाल कर दिया, जिससे यहाँ की फिजा भी मानो गुस्से से लाल थी। इसी बीच कुछ महीने बाद ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। बसपा ने इस सीट पर एक बार फिर जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो दूसरी तरफ सपा ने पिछली बार की हार के बावजूद टिकट उसी अतीक के भाई अशरफ को दिया, जिस पर आरोप था कि उसके हाथ राजू पाल के खून से रंगे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों सपा और बसपा ने इस चुनाव को नाक और साग की लड़ाई बना दिया। पूजा पाल की रैलियों और जनसभाओं में भीड़ तो उमड़ती, उनका दर्द भी सुनती, लेकिन सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर से बने अतीक की दहशत तब इस कदर से चढ़कर बोल रही थी कि लोगों के उसके भाई अशरफ को सिर आंखों पर बैठाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सहानुभूति के बावजूद पूजा पाल ये चुनाव हार गई और अतीक का भाई अशरफ सियासी विरासत का वारिस बन गया। यानी अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट को जैसे अपनी जागीर समझने लग गया। अतीक खुद फूलपुर से सपा का सांसद, भाई इलाहाबाद पश्चिम से सपा का विधायक। अतीक एंड क्राइम कंपनी पूरी तरह बेलगाम हो गई। मद और अहंकार में उन्होंने वो गलती कर दी जिसे भारतीय समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी समाज की मर्यादा लड़की होती है, और ये ताकत के नशे में वो वहशत कर गए, जिसके बाद जैसे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2007 में इन्होंने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जनवरी की सर्द रात में करेली स्थित एक मदरसे में हथियारों से लैस 3 शख्स सीधे लड़कियों के हॉस्टल में घुसते हैं, उनका नकाब उतरवाते हैं, फिर उनमें से 2 लड़कियों को उठा ले जाते हैं और फिर उनके साथ दरिंदगी की हदें पार करते हैं। सुबह दोनों लड़कियां मदरसे के दरवाजे पर बेसुध मिलती हैं। तब इस कांड ने भी इलाहाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी सख्ते और सदमे में डाल दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ तो शुरू की, लेकिन तब असल गुनाहगारों पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। हालांकि उस समय हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर मुलायम के लिए अतीक ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके एक एक पाप पर पर्दा डालने में सपा की तत्कालीन सरकार ने कोई परहेज नहीं किया। इस बर्बर कांड ने लोगों में अतीक के प्रति विश्वास का ऐसा आघात पैदा कर दिया जिसने अतीक की सियासत को यहीं से अतीत बना दिया। 2007 के बाद से अब तक अतीक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद या विधायक बनने के लिए तरस गया। अतीक भले ही सपा का सांसद था, लेकिन इस बीच 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती भारी बहुमत से सत्ता में आ गई। पति राजू पाल की हत्या का बदला पूजा पाल ने आखिरकार लिया और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक का भाई अशरफ इस बार का चुनाव हार गया। बस यहीं से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। और क्यों नहीं, आखिर मायावती ने
ना तो 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल की हत्या को भुलाया था और ना ही वो अतीक के आतंक को भूल पाई थी। मायावती की सियासत का ये अपना ही अंदाज था कि वो जिसे भी टारगेट करती थी उसकी नींव हिला देती थी। इधर सपा ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और उधर मायावती सरकार हाथ धोकर अतीक के पीछे पड़ गई। अतीक मोस्ट वांटेड हो गया। नौबत यह आ गई कि अतीक सांसद होते हुए भी 20,000 का इनामी था। उसके भाई अशरफ समेत पूरे गैंग की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। गैंग का नाम दर्ज हुआ IS 227, जिसमें करीब 120 बदमाश दर्ज थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो फिर करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जाने लगी। अतीक के घर से लेकर दफ्तर तक अवैध इमारतें गिराई जाने लगी। अतीक के सपनों के प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित कर ध्वस्त कर दिया गया। मायावती सरकार में तब करीब 2 महीने में इलाहाबाद समेत दूसरी जगहों पर अतीक के खिलाफ 11 केस अकेले दर्ज हुए, जिसमें इलाहाबाद में 9 केस दर्ज हुए थे। उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। आखिरकार उसने मायावती के डर से दिल्ली में खुद सरेंडर किया। तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने अतीक को गिरफ्तार किया है। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती का शासन रहा। अतीक लोगों में दहशत पैदा करने के बजाय खुद दहशत में रहा। उसके काले साम्राज्य पर मायावती की पैनी नजर बनी हुई थी। कहते हैं कि अतीक ने 2009 तब वो सांसद रहा, अपने सियासी रसूख की बदौलत मायावती से नजदीकियां बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सपा से निकाले जाने के बाद अतीक ने एक बार फिर अपना दल का दामन थामा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बताते हैं कि 2007 में गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अतीक के प्रति लोगों की नज़र और नज़रिया दोनों बदल चुका था। उसके बाद से ना तो खुद और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य अब तक चुनाव जीत पाया है। हालांकि अतीक ने हर चुनाव के समय अपनी किस्मत आजमाई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। 2012 में अतीक अहमद ने अपना दल से पूजा पाल के खिलाफ इलाहाबाद पश्चिम से ताल ठोकी, लेकिन वो हार गया। इस दौरान अतीक के आतंक की एक दास्तां बड़ी ही दिलचस्प और हैरान करने वाली है। कहते हैं अतीक ने तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बाद में 11वें जज ने अतीक के मामले में सुनवाई की और उसको जमानत दे दी। 2012 में विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद खुद तो चुनाव हार गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती और सत्ता में आ गई। अतीक के लिए तो जैसे उसके बुरे दिन बीत गए और वो फिर से दहशत फैलाने में जुट गया। अतीक की गिनती यूपी के टॉप भू माफिया में होती थी। इलाहाबाद में एक कब्रिस्तान तक की जमीन कब्जाने का अतीक पर आरोप लगा। इसके बावजूद मुलायम की पता नहीं क्या मजबूरी रही कि वो अतीक पर इस कदर फिदा थे कि उसके हर नाजायज कारनामे को नज़रअंदाज करते रहे। यूं कहें कि राजनेता के लिए सियासत और अपराध का ये गिव एंड टेक वाला सबसे फेवरेट फार्मूला है, जिसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। मुलायम ने 2014 के लोकसभा चुनाव में विरोध के बावजूद अतीक को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया, लेकिन जब पार्टी में विरोध बढ़ा तो अतीक की सीट बदलकर श्रावस्ती कर दी। तब अतीक प्रचार के दौरान बड़े गर्व से खुद के अपराध की गाथा सुनाता और कहता कि उस पर 150 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। हालांकि अतीक ये चुनाव हार गया, लेकिन हनक कायम रखने के लिए उसने खौफ बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच सपा में सत्ता का चेहरा बदल चुका था, लेकिन अतीक का चरित्र नहीं बदला। सितंबर 2015 में मरियाडीह के प्रधान आबिद की चचेरी बहन और ड्राइवर सुरजीत की गाड़ी रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिस पे दोनों की मौत हो गई। कहते हैं कि यह सब अतीक के इशारे पर हुआ। 2016 आया और मुलायम परिवार की रार अब निर्णायक मोड़ पर थी। तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री चाचा शिवपाल में खिंची तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी थी। अखिलेश अपनी छवि सुधारने के लिए अपराधी बैकग्राउंड के लोगों से दूरी बनाने में लगे थे, मगर पिता और चाचा का दिल अतीक के लिए मुलायम था। मुलायम के वीटो पर अतीक अहमद को 2017 विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर कैंट से उम्मीदवारी अखिलेश की मर्जी के खिलाफ मिली। तभी 14 दिसंबर 2016 में एक वायरल वीडियो ने मानो अतीक के जबड़े से शिकार छीन लिया हो।
दरअसल ये वीडियो तब के इलाहाबाद के एक कॉलेज का था, जहां अतीक अहमद और उसके तमाम गुर्गे कॉलेज में एक निलंबित छात्र के समर्थन में कॉलेज प्रशासन को खुलेआम मारपीट कर रहे थे और धमकी दे रहे थे। अब जिस अतीक के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं, उसे लगा कि ये मारपीट का वीडियो उसका क्या बिगाड़ लेगा। उस पर से नेताजी का वरद हस्त। एक हफ्ते भी नहीं बीते और दिसंबर महीने में ही अतीक अहमद बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सैकड़ों गाड़ियों के साथ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कानपुर पहुंच गया। डॉन के चिढ़ाने वाले अंदाज से नाराज अखिलेश ने 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अतीक का टिकट काट दिया। इसी बीच इलाहाबाद के एक कॉलेज में हुए मारपीट और धमकी के मामले में फरवरी 2017 में कोर्ट ने अतीक की गिरफ्तारी का आदेश दिया और उसकी सभी जमानतें रद्द कर दी। बावजूद इसके अतीक ने जेल से ही मुरादाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गया। इस बीच 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई और फूलपुर से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन गए। खाली हुई फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अतीक ने एक बार फिर यहां से किस्मत आजमाई, लेकिन वो चुनाव हार गया। कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले मति भ्रष्ट होती है। अतीक के साथ यही हुआ। 26 दिसंबर 2018 में अतीक ने जेल से ही एक ऐसी गलती कर दी जिसके परिणाम वह अब तक भुगत रहा है। लखनऊ में अतीक के गुर्गों ने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन का अपहरण किया और उसे उसी देवरिया जेल ले गए जहां अतीक बंद था। ये घटना इस बात की बानगी थी कि अपराध जब सियासत की चादर ओढ़े हो तो समाज और सिस्टम के लिए कोढ़ की तरह हो जाता है। सरकारें बदल जाएं, लेकिन उसका आपराधिक संक्रमण जारी रहता है। सरकार बदल चुकी थी, लेकिन जेल में अतीक और उसके गुंडों की मानो अपनी सरकार थी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बिजनेसमैन को जेल में पीटने के बाद, उससे सादे कागज पर साइन करवाने के बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर उसके ही लोगों ने वायरल कर दिया ताकि उसकी दहशत का साम्राज्य बना रहे। देवरिया जेल कांड के बाद अतीक का ट्रांसफर बरेली सेंट्रल जेल कर दिया गया। दहशत का आलम देखिए कि आतंकित जेल प्रशासन ने अतीक अहमद को जेल में रखने से ही इनकार कर दिया। इसी बीच 2019 का लोकसभा चुनाव भी आ गया। अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। वहीं देवरिया जेल कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया। तब अतीक और उसके बेटे समेत कई लोग खिलाफ मामला दर्ज हुआ और अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर किसी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद जून 2019 को अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से अतीक वहीं बंद है और उसके आतंक के साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर कहर ढा रहा है। अतीक इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और योगी सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ दूसरे मामलों में कोर्ट के आदेश पर जब प्रवर्तन निदेशालय उससे जेल में पूछताछ करने गया तो वो रो पड़ा। कहने लगा कि उसे बर्बाद कर दिया गया है, उसका मकान तक गिरा दिया गया है और परिवार को रिश्तेदारों के घर पर रहना पड़ रहा है। अतीक की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। पूर्व विधायक भाई से लेकर परिवार पर भी प्रशासन का कहर टूट रहा है। मतलब साफ है कि अगर सत्ता माफिया को माफिया मान ले तो फिर इनकी खैर नहीं। ये खुद डरे, सहमे, आतंकित और मजबूर नजर आते हैं। तो राजनीति के अंडरवर्ल्ड की अगली किस्त में बात होगी सियासत के एक और ऐसे किरदार की जो सियासत में राजा है और अपराध में भैया। कारतूस